नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजू कोटली पर। मैं आपका अपना समर तनेजा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन के भारतीय और ब्रिटिश सदस्यों द्वारा की गई थी, जिसमें स्कॉट्समैन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ए ओ ह्यूम ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई थी। ए.ओ. ह्यूम ने मुंबई में पहली बैठक का आयोजन किया था। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत में वायसराय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन की मंजूरी के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का गठन किया गया था। पहली बैठक पूना में होनी थी, लेकिन पूना में प्लेग फैलने के कारण क्या किया कि उस बैठक को स्थानांतरित करके मुंबई में स्थानांतरित कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सत्र था वो 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 तक मुंबई में आयोजित किया गया था। जगह कौन सी थी जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र आयोजित किया गया था? उस जगह का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है कि कौन से कॉलेज में या कौन सी जगह पे मुंबई में आयोजित की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक या पहला अधिवेशन? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। 72 सदस्य थे पहले अधिवेशन के अंदर, 72 सदस्य। उन 72 सदस्यों में सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें WC बनर्जी भी कहते हैं। ये पहले अध्यक्ष चुने गए थे कांग्रेस के। व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी कहते हैं। 72 सदस्यों में सबसे जो वरिष्ठतम थे वो कौन से थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्हें पहला अध्यक्ष चुना गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उसके बाद जो द्वितीय अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। कलकत्ता। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नरोजी। ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नरोजी कौन थे? पहले पारसी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। पहले पारसी अध्यक्ष। ये सवाल कई बार आपके परीक्षाओं में बनता है कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नरोजी। ठीक है। उसके बाद जो तृतीय अधिवेशन था 1887 में, ये कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास में। इस अधिवेशन की क्या खासियत थी? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष। एक सवाल आता है आपके परीक्षाओं में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बने कब थे? 1887 में मद्रास के अंदर जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे? 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में। ठीक है जी, इतना क्लियर है सबको। आगे हम बात करेंगे 1888 में चौथा अधिवेशन हुआ था। यह कहाँ हुआ था? प्रयागराज यानी इलाहाबाद। आज के टाइम में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद को
प्रयागराज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे गंगा और यमुना का जो मिलन होता है, यहाँ पे कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद और प्रयागराज कहाँ पे है? यूपी में है। इस अधिवेशन की क्या खासियत थी? इसमें पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। पहले अंग्रेजी अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1888 के प्रयागराज यानी इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर। 5वां अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। कलकत्ता, 5वां अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता। 5वां अधिवेशन कलकत्ता में 1890 में फिरोज शाह मेहता। इस अधिवेशन में क्या था? जो पहली स्नातक महिला थी कंदाबनी गांगुली, पहली स्नातक महिला कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला कंदाबनी गांगुली, उसने भाग लिया था इसमें। कंदाबनी गांगुली 1890 के अधिवेशन में भाग लिया था, जिसमें अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। और इस अधिवेशन के मेन जो खासियत थी वो थी कंदाबनी गांगुली ने भाग लिया था, जो पहली स्नातक महिला थी कलकत्ता विश्वविद्यालय की। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1896 का, ये हुआ था कलकत्ता में। इसमें क्या हुआ था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार। ये सवाल आपकी परीक्षा में आता है कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? 1896 के अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहीमत उल्लाह सयानी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वंदे मातरम लिखा कहाँ गया है? आनंद मठ में। आनंद मठ नाम की रचना है, उसके अंदर वंदे मातरम को लिखा गया है। लिखा किसने इसको? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। अध्यक्षता किसने की थी? रहीमत उल्लाह सयानी। आनंद मठ जो रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी की, उसके अंदर वंदे मातरम लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 1905 का अधिवेशन था जो, उसके बाद 1901 का अधिवेशन आएगा। 1901 के अधिवेशन की क्या खासियत थी? इसमें यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने की थी? दिनशो एडुलजी वाचा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता क्या थी? गांधी जी ने पहली बार भाग कब लिया? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी दिनशो एडुलजी वाचा ने। गांधी जी ने पहली बार भाग लिया 1901 में। गांधी जी ने पहली बार भाग लिया। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि गांधी जी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया। ठीक है, उसके बाद 1905 का अधिवेशन आता है बनारस। इसकी क्या विशेषता थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की।
गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, गोविंद रानाडे। ठीक है। 1906 में पहली बार स्वराज शब्द की मांग की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वराज शब्द की मांग। अब कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि स्वराज शब्द की मांग पहली बार रावी नदी के किनारे पंडित नेहरू जी ने की थी, लेकिन वो दोस्तों वो थी पूर्ण स्वराज की मांग। और अकेले स्वराज की मांग पहली बार कब की गई थी? 1906 के अंदर दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी। जो रावी नदी के किनारे 1929 के अधिवेशन में की गई थी वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पर वो पूर्ण स्वराज की मांग थी। लेकिन स्वराज शब्द की मांग पहली बार कब की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के अंदर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1907 का अधिवेशन सूरत। यह अधिवेशन किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, गर्म दल व नरम दल। गर्म दल व नरम दल। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। गर्म दल व नरम दल। ठीक है दोस्तों। 1907 का सूरत अधिवेशन होगा। उसके बाद हम बात करेंगे 1911 का अधिवेशन कलकत्ता। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। यह अधिवेशन किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें राष्ट्रीय गान यानी हमारा जन गण मन पहली बार गाया गया था। राष्ट्रीय गान पहली बार। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। इन्होंने अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की। राष्ट्रीय गान लिखा किसके द्वारा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था हमारा राष्ट्रीय गान। बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ जो राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार गाया गया। कब गाया गया? 1911 में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम चलेंगे आगे। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? कांग्रेस का जो विलय हो गया था दोबारा, जो गर्म और नरम दल बने थे ना वो वापस एक हो गए थे। कांग्रेस विलय हो गया, मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया। मुस्लिम लीग के साथ समझौता कांग्रेस का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। 1916 लखनऊ अधिवेशन। ठीक है जी। उसके बाद 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली अध्यक्ष महिला। ठीक है। ये अधिवेशन भी कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। 1917 का अधिवेशन किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। ठीक है जी। उसके बाद चलेंगे 1924 का अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह अधिवेशन हुआ था बेलगाम के अंदर, बेलगाम कर्नाटक। महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था इस अधिवेशन के अंदर। महात्मा गांधी जी अध्यक्ष रहे थे, महात्मा गांधी जी अध्यक्ष रहे
एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की 1924 का बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की। ये प्रश्न आता है आपके सवाल में कि गांधी जी ने कौन से राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1924 का बेलगाम कर्नाटक का अधिवेशन था। ठीक है जी। उसके बाद हम चलेंगे 1925। ये अधिवेशन हुआ कानपुर। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में, कानपुर। ठीक है जी। ये सवाल भी आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, इसमें पंडित नेहरू ने अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज की मांग की। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू के द्वारा रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे 26 जनवरी को तिरंगा फहराया। इसीलिए 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है उसे लागू करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को रावी नदी के किनारे ये प्रण लिया गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग करके कि हम 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाने का भविष्य में काम करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे 1931 का कराची अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की और मौलिक अधिकारों की पहली बार मांग की थी। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की मांग। अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी 1931 के अधिवेशन की। कराची का अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ, गुजरात। हरिपुरा गुजरात। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष। 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश, 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश, त्रिपुरी एमपी, इसमें भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे। इस अधिवेशन की क्या खासियत है? अध्यक्ष पद हेतु चुनाव के लिए गांधी जी की ओर से पटाभी सीतारमैया को खड़ा किया गया था। पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया को खड़ा किया गया था। पटाभी सीतारमैया को खड़ा किया गया था, परंतु सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन में जीत जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। फिर गांधी जी एक बयान देते हैं कि ये हमारी निजी हार है, निजी हार है। इसी बात पे सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस से चले जाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। ये प्रश्न आता है आपके सवाल में कि सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 1939। ठीक है जी। इस इस्तीफे के बाद क्या करते हैं? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं 1939 में। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1939 में क्या हुआ? अध्यक्ष पद हेतु गांधी जी की ओर से पटाभी सीतारमैया को खड़ा किया गया, परंतु सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं इस इलेक्शन को। फिर गांधी जी का एक बयान आता है कि ये हमारी निजी हार है। इसी बात पे सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद
1946-47 का वक्त आ जाता है। इस समय आज़ादी के समय, यानी ये क्वेश्चन आता है कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1946-47 में। जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, ठीक है जी। उसके बाद आज़ादी के बाद जो अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष कौन था, यह प्रश्न भी आता है। जयपुर में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसमें कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ये अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए इतने ही सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने गागर में सागर भरने का काम किया है, और ऐसे ही इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको भविष्य में मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एजू कोटली। धन्यवाद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एजू कोटली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।